तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक छोटा सा मीनिंग पहले आप लिख लें। इट इज द प्लानिंग फॉर अटेनमेंट ऑफ फंड्स एट द रिक्वायर्ड टाइम विद ऑप्टिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम नीड्स। कहने का मतलब, अगर आप ज्यादा पैसे का अरेंजमेंट कर लें बट आपको उतने पैसे की जरूरत ही नहीं है, तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो डेट हो, इट विल बी वेरी हाई। आपने फंड्स की प्लानिंग तब की जब आपको पैसे की कोई जरूरत ही नहीं थी। इन दैट केस आप उस टाइम पे पैसे का गलत प्रयोग कर लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये की टर्म है दैट यू हैव टू गेट द फंड्स एट द रिक्वायर्ड टाइम, एंड उतना ही फंड हम लेंगे जितनी हमको जरूरत है। तो एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे और लेंगे कि भाई फंड्स कॉन्स्टिट्यूट व्हाट। तो दो बातें हैं यहाँ पे। फंड्स कॉन्स्टिट्यूट व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन इक्विटी एंड डेट। पुराना एग्जांपल सब बच्चों को याद होना चाहिए। जब हम फाइनेंशियल एनालिसिस अकाउंटिंग में पढ़ रहे थे, हमने तीन कंपनीज ली थी, इफ पीपल रिमेंबर चिल्ड्रन, एक्स वाई एंड जेड। एक्स कंपनी वॉज ऑफ सच टाइप जहां पे इक्विटी ज्यादा है और डेट कम है। वाई कंपनी वॉज ऑफ सच टाइप जहां पे सिर्फ इक्विटी है, देर इज नो डेट। एंड जेड कंपनी इज ऑफ सच टाइप जहां पे इक्विटी कम था और डेट ज्यादा था। तो काफी बच्चों ने यहाँ पे आंसर दिया था फर्स्ट अटेम्प्ट में कि सर जिस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी होगी वहीं के शेयर होल्डर्स हैप्पीएस्ट फील करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस कंपनी में इक्विटी और डेट दोनों होगा और डेट का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, वहां पे शेयर होल्डर्स से रिटर्न्स हमेशा ज्यादा होंगे। एक एग्जांपल से आज इसको फिर से देख भी लेंगे, नॉट टू वरी एट ऑल। ये बात सबको समझ में आ गई? पक्का? चलिए तो झटपट एक एग्जांपल फ्रेम कर लेते हैं विच विल मेक अस अ वेरी क्लियर एनालिसिस कि किस कंपनी की फंडिंग हम बेटर बोलते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस कॉन्सेप्ट। सब बच्चे अपनी कॉपी में इसको कोट करेंगे। चलिए भाई, सो द कंपनी इज एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड एंड जेड लिमिटेड। चलिए भाई, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड एंड जेड लिमिटेड। मान लीजिए कि यहाँ पे हम बात करते हैं फंड्स की, और फंड्स के नाम पे क्या क्या इन्वेस्टमेंट है, लेट अस अंडरस्टैंड। इक्विटी इज देयर एंड डेट इज देयर। एक्स लिमिटेड में मान लेते हैं 20 लाख का इक्विटी है और 10 लाख का डेट है। इन वाई लिमिटेड वी हैव ओनली 30 लाख वर्थ ऑफ इक्विटी, और यहाँ पे 10 लाख की इक्विटी है और 20 लाख का डेट है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और यहाँ पे डेट का परसेंटेज भी फिक्स कर देते हैं, लेट अस से 10%। ठीक है, 10% हमने जो डिबेंचर्स इशू किए उस पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मान लेते हैं 20 lakhs। हेयर ऑल्सो इट इज 20 lakhs, एंड हेयर ऑल्सो इट इज 20 lakhs। लेस इंटरेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे इंटरेस्ट का कंपोनेंट होगा 1 लाख का, यहाँ पे इंटरेस्ट का कंपोनेंट 0, और यहाँ पे इंटरेस्ट का कंपोनेंट होगा 2 लाख का। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स विल बी 19 lakhs, 20 lakhs एंड 18 lakhs। देयर आफ्टर हम पे करेंगे टैक्स के लिए, तो टैक्स का प्रोविजन बना लेते हैं। लेट अस टेक टैक्स प्रोविजन एज 20%। तो 20% would be how much for 19 lakh? Answer is 3,80,000. Here it is 4 lakh, and here it is 3,60,000. Net profit after interest and tax, 19 में 3 गया बचा 16, तो 15.2 lakhs। Here it is 16 lakhs। 18 में 3 गया 15, 14.4 lakhs। लीस्ट प्रॉफिट चिल्ड्रन कहां पे नजर आ रहा है आपको? लीस्ट प्रॉफिट कहां पे नजर आ रहा है लोगों को? जेड लिमिटेड। तो आपको लग रहा होगा बकवास कंपनी है जेड लिमिटेड। चलिए देख लेते हैं कितनी बकवास है। यहाँ पे जो फेस वैल्यू है शेयर की बच्चों, दैट इज अज्यूम टू बी ₹10। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स एक्स लिमिटेड में कितने होंगे?
अगर 20 लाख का शेयर कैपिटल है तो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे एक्स लिमिटेड में 2 लाख। सुनाई पड़ गई बात? सुनाई पड़ गई बात भाई? चलिए, एक्स लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख, वाई लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स 3 लाख और जेड लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख। ओके, तो इसको यहां पे पुट कर देते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स, here it is 2 लाख, here it is 3 लाख and here it is 1 लाख। अब जब डिविडेंड पर शेयर देने की बात आएगी बच्चों, तो इनके पास प्रॉफिट बचा है 15,20,000 का, करेक्ट? और इनके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 2 लाख। तो आप 15,20,000 को 2 लाख से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कंपनी दे पाएगी 7 रुपए 60 पैसे का डिविडेंड। यहाँ पे 16 लाख रुपए का प्रॉफिट है और 3 लाख शेयर्स हैं, तो ये डिविडेंड दे पाएंगे 5.33 का। और इनके पास 14,40,000 का प्रॉफिट है और 1 लाख शेयर्स हैं, तो ये डिविडेंड दे पाएंगे 14 रुपये 40 पैसे का। सो विच कंपनी इज बेस्ट एट गिविंग डिविडेंड चिल्ड्रन? जेड। और सबसे ज्यादा आप सुखी किसको मान रहे थे? वाई लिमिटेड को, बिकॉज दे हैव ओनली शेयर कैपिटल। इनके पास कोई भी डेट है ही नहीं प्रैक्टिकली। और आपको लग रहा था जेड लिमिटेड में तो 10 लाख के शेयर्स हैं, डिबेंचर इतना ज्यादा, इतनी ज्यादा बोरोइंग है, तो रिटर्न सबसे कम होने चाहिए। बट जेड लिमिटेड सबके लिए अच्छा है, अपने लिए भी अच्छा है और शेयर होल्डर के लिए भी अच्छा है। अपने लिए मतलब जेड लिमिटेड इटसेल्फ के लिए। तो अगर जहां तक हम बात करें डिबेंचर होल्डर्स की, तो दे आर गेटिंग हाईएस्ट इंटरेस्ट अमंग ऑल। 1 लाख रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है एक्स लिमिटेड के डिबेंचर होल्डर्स को, कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा वाई लिमिटेड को। बट जेड लिमिटेड कितना इंटरेस्ट दे रहा है? 2 लाख रुपए का। तो हाईएस्ट इंटरेस्ट कौन पे कर रहा है? जेड लिमिटेड। और हाईएस्ट डिविडेंड पर शेयर भी कौन पे कर रहा है बच्चों? जेड लिमिटेड। तो ओवरऑल विच कंपनी साउंड्स टू बी द बेस्ट वन? जेड लिमिटेड। तो सबसे अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसका माना जाएगा यहाँ पे? जेड लिमिटेड का। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर, और इसी से आपको एक ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का भी कॉन्सेप्ट समझा दिया जाएगा। एनी डाउट्स ऑन दिस? चलिए, तो इस चार्ट को झटपट कंप्लीट कर लीजिए। चलिए भाई, सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। सो यहाँ पे आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और डिसीजंस 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, देन वी हैव फाइनेंसिंग डिसीजन एंड देन वी हैव डिविडेंड डिसीजन। तो यहाँ पे अगर हम डिसीजंस की बात करें, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का मतलब होता है कि कितना पैसा आप अपने नॉन करंट असेट्स में लगाएंगे और कितना पैसा डे टू डे रिक्वायरमेंट में यूज करेंगे। जो पैसा आप नॉन करंट असेट्स में लगाने की सोचते हैं, उसको एक प्रोसेस बोला जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज कैपिटल बजटिंग। कि लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लें या लीज पे ले लें लॉन्ग टर्म रेंटल अग्रीमेंट पे, और डे टू डे वर्किंग के लिए जो हमें पैसा चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज working capital requirements. Thereafter, the second type of decision is called as financing decisions. Financing decision में दो बातें आती हैं. We should take money by issuing shares, that is equity के through, or we should borrow by way of what children? Debt. और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है डिविडेंड डिसीजन, कि हम डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को कितना देंगे। जितना हमारे कॉम्पिटिटर्स दे रहे हैं उतना दे दें, या उससे ज्यादा दे दें, या उससे कम दे दें। तो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन इन द बिजनेस। तो यू कैन कॉल इट एज FID। समझ में आ गया? या FDI बोल सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजंस। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई भाई? चलिए, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन्वॉल्व डिसाइडिंग अबाउट हाउ द फंड्स आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट असेट्स। डिफरेंट असेट्स का मतलब होता है, लॉन्ग टर्म की बात करें तो भाई नॉन करंट असेट्स, और शॉर्ट टर्म की बात करें तो वी हैपन टू कॉल देम एज करंट असेट्स। तो आपके पास कितना स्टॉक होना चाहिए, रॉ मटेरियल कितना होना चाहिए, कितना डेटर्स को आप उधार दे सकते हैं, कितना कैश आप बिजनेस में रिटेन करेंगे, इन सारी चीजों के एनालिसिस को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। लैंड एंड बिल्डिंग कितना होगा, प्लांट एंड मशीनरी कितना होगा, मोटर व्हीकल कितना होगा, दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग। दोनों बातें याद हो गई सबको? चलिए, तो कैपिटल बजटिंग में क्या क्या आएगा? न्यू फिक्स एसेट लैंड बिल्डिंग खरीदें, या गवर्नमेंट से कहें अभी हमारी नई फैक्ट्री है, पैसे कम है हमारे पास, तो प्लांट तो हम किराए पे ले रहे हैं, अगर आप भी हमको जमीन 99 ईयर्स की लीज पे दे दें, लीज मतलब लॉन्ग टर्म रेंटल अग्रीमेंट, तो हमारे जमीन के कुछ पैसे बच जाएंगे। वंस वी आर वेल ऑफ, ठीक ठाक प्रॉफिट कमा लेंगे, तो इस लैंड को हम अक्वायर भी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट को लग रहा है कि जमीन बेचो मत,
क्योंकि जमीन हो सकता है अगर एक बार आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया तो कल को आप वापस नहीं ले पाएंगे। लीज पे अगर देंगे तो कभी भी लैंड हमको वापस मिल सकती है। देन प्लांट एंड मशीनरी कितना खरीदना, न्यू ब्रांच कुड बी और कुड नॉट बी सेटअप, एक्सपेंशन पे, मॉडर्नाइजेशन पे और रिप्लेसमेंट में कितना पैसा लगेगा। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। मारुति की एक कार आती थी बच्चों, ऑल्टो 800 करके। काफी साल मारुति ने इस गाड़ी को बेचा और देर आफ्टर इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? उनको इस कार का चेहरा अच्छा नहीं लगता था। आंसर आंसर, एनी आंसर्स भाई? क्यों इस कार का The प्रोडक्शन? technology was outdated. हाँ, इनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो ऐसी थी जो हमारे भारत स्टेज 6 नॉर्म्स को, अब सर ये क्या होता है? पोल्यूशन नॉर्म्स का बात आपने सुना होगा। अच्छा, इंटरनेशनल कन्वेंशन का नाम तो सुना ही होगा भाई, जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे कानून चलते हैं। तो ऐसे ही कुछ पोल्यूशन नॉर्म्स होते हैं जिसको यूरोपियन यूनियन ने जब लागू किया पूरी दुनिया में तो उसको बोला यूरो नॉर्म्स। व्हाट? यूरो नॉर्म्स, कि आपकी गाड़ी से कितना धुआं निकले कि वो एनवायरमेंट के लिए ठीक होगा और कितना ना निकले कि वो एनवायरमेंट के लिए खराब होगा। तो अगर हम अपनी गाड़ी में ऐसा प्यूरिफिकेशन सिस्टम फिट करना चाहते हैं तो इस कंपनी को जो यूरोप की है हमको इसको पैसा देना पड़ता था। तो इंडिया ने अपने पोल्यूशन नॉर्म्स बना लिए जिसको बोला भारत स्टेज नॉर्म्स। व्हाट? भारत स्टेज। तो पुरानी गाड़ियों में अगर आप देखें, मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ 2002-3 के आसपास की, तो आपको गाड़ी ऐसी मिलती थी, यूरो 1 एनेबल्ड है, यूरो 2 है, यूरो 3 है। अब ये खत्म हो गया। नाउ इट इज BS6, BS5 एंड ऑल दैट। अभी जो गाड़ियां बाजार में आ रही हैं दे ऑल आर इक्विप्ड विद BS6। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे पहले दो पहिया होती थी ना, खटर खटर वाली, उसके अंदर एक कार्ब्यूरेटर जैसी डिवाइस होती थी। अब उसका क्या काम होता था? वो कार्ब्यूरेटर डिवाइस फ्यूल और एयर को मिक्स करके कंबस्शन क्रिएट करती थी। पोल्यूशन बड़ा ज्यादा होता था। तो उस पर्टिकुलर डिवाइस को हटा दिया गया और जब BS5 गाड़ियां आई तो एक नया कॉन्सेप्ट लग गया MPFI का, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का। तो इससे पोल्यूशन थोड़ा सा कम हुआ। आजकल जो बाइक्स और टू व्हीलर्स मार्केट में आ रही हैं दे आर BS6 एनेबल्ड। आप समझ लीजिए टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती है कि सड़क छाप मैकेनिक मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो इसमें रिपेयर ही नहीं कर सकता। दे विल गो टू द शोरूम और सर्विस सेंटर, वहां पे वो एक प्लग लगा देंगे आपकी बाइक में, वो पूरा डेटा खींच लेगा कि बाइक में क्या क्या गड़बड़ी हो रही है। एवरीथिंग इज टेक्निकली हाईली एनेबल्ड यू कैन से। तो BS6 नॉर्म्स अभी इंडिया में चल रहे हैं। अगले साल से BS7 आ जाएगा। तो जैसे जैसे लगता है कि एनवायरमेंट का नुकसान कम करना है तो हम अपने पोल्यूशन नॉर्म्स को और स्ट्रिक्ट करते जाते हैं। तो ऑल्टो 800 गाड़ी जो थी उसका इंजन केपेबल एनफ नहीं था कि वो BS6 के हिसाब से मार्केट में बेचा जा सके। तो गवर्नमेंट ने इनके सामने दो चॉइसेस रखी, भैया या तो इसकी टेक्नोलॉजी बदल दो, इसमें बढ़िया क्वालिटी का इंजन लगा दो। मारुति को लगा बढ़िया क्वालिटी के इंजन पे रिसर्च करेंगे तो कम से कम 6,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। जस्ट हाइपोथेटिकल फिगर, 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। और ये गाड़ी अगर अगले 10 साल भी हम बेचेंगे तो हम 6,000 करोड़ तो नहीं कमा पाएंगे। तो क्या 6,000 करोड़ का नुकसान कंपनी झेलेगी? तो कंपनी ने सोचा कि बेटर है कि इसका प्रोडक्शन बंद कर दो। फंडामेंटल लॉजिक इज अंडरस्टूड? फंडामेंटल लॉजिक इज अंडरस्टूड। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा पुरानी गाड़ी को डिसकंटिन्यू करके वो नई गाड़ी ले आते हैं, तो वो इन्हीं सब रीजन से लाते हैं। तो व्हेन दे थिंक कि इसके कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट पे कितना खर्चा करना पड़ेगा और इससे रेवेन्यू कितना अर्न होगा, अगर रिप्लेसमेंट कॉस्ट खर्च करके रेवेन्यू अर्न हो रहा है तो वील स्पेंड, एल्स वी वोंट स्पेंड। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? समझ में आ गया भाई? चलिए। सो लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन। लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या हो गया? अभी तक हम शर्ट्स और ट्राउजर्स बेचते थे, ब्रांड इतना फेमस हो गया हमने शूज बेचने भी स्टार्ट कर दिए। आपने किलर ब्रांड का नाम सुना है बच्चों? इनका ट्राउजर आता है, जैकेट्स आते हैं। अभी पिछले साल से दे स्टार्टेड मार्केटिंग शूज, नॉट मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग किसी और से कराते हैं, सिर्फ अपनी स्टैंपिंग करवाते हैं। क्यों भाई? जब इनका ब्रांड ट्राउजर्स में, जैकेट्स में, टी शर्ट्स में इतना फेमस है, सो दे थॉट कि अगर जूता भी बेचेंगे तो हम फेमस हो जाएंगे। अब इसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, शोरूम सेटअप करने पड़ेंगे। बट अगर कंपनी को लग रहा है कि न्यू प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करने में उतना प्रॉफिट नहीं होगा, क्या कंपनी पंगा लेगी? बिल्कुल नहीं लेगी। इन्वेस्टिंग इन एडवांस टेक्निक्स, एज आई टोल्ड दिस। मेजर एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। बाबा रामदेव, पतंजलि प्रोडक्ट्स, नाम तो सुना ही होगा। सुना है भाई? मेरे पास एक बार ये लोग आए थे, सर वो हमें एक ब्रांड एम्बेसडर चाहिए अपने ब्रांड के लिए। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं, मैं क्लास ले रहा हूँ, गो एंड टॉक टू शाहरुख खान, खाली बैठे हुए, काम धंधा नहीं है उनके पास। इन्होंने कहा नहीं, शाहरुख खान नहीं, अगर आप नहीं तो कोई नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो फिर बाबा रामदेव ने खुद ही मार्केटिंग करने के लिए खुद ही ब्रांड एम्बेसडर बन गए। और एक उनके वो शिष्य हैं, क्या नाम है उनका? नाम याद है किसी को? ये MCQ में पूछा नहीं जाएगा आपसे, बट आपको पता होना चाहिए था। चलिए, तो बाबा रामदेव जी खुद ही एडवर्टाइजमेंट करते हैं। डू दे इन्वॉल्व एनी हॉलीवुड और बॉलीवुड सेलिब्रिटी? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं इन्वॉल्व करते? दे विल चार्ज मनी। मैं तो फ्री में काम कर रहा था उनके लिए।
समझ में आ गया? तो इसलिए नए एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के लिए वो किसी भी ब्रांड एम्बेसडर को नहीं लेके आ रहे हैं। कलर प्लस नाम तो सुना ही होगा। वोडाफोन कुत्ते बिल्ली से ही काम चला लेते हैं। क्या आपने देखा कि कोई ब्रांड एम्बेसडर आ रहा है? नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज दे चार्ज ह्यूज मनी। इज दैट क्लियर? तो कुछ कंपनी सोचती हैं प्रोडक्ट पे, अपनी क्वालिटी पे इंप्रूवमेंट आप कर लें, फालतू में नए नए कैंपेन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी हॉलीवुड बॉलीवुड की सेलिब्रिटी को ना लेके आए। बट ये मेला चल रहा है प्रयागराज सिटी में भाई, कुंभ मेला आजकल। तो यहाँ फॉरेन कंट्री से वो स्टीव जॉब्स की जो बीवी है, पता नहीं डाइवोर्स हो गया कि होने वाला है, भगवान जाने। उनका तो पता ही नहीं लगता है कब शादी हुई कब डाइवोर्स हो गया। तो वो सब भी बाबा जी के आश्रम में आ गए हैं। व्हाट दे आर डूइंग चिल्ड्रन? एडवर्टाइजमेंट। समझ में आ गया? जब वो आई हैं तो उनके चार पांच रिश्तेदार और उनके देश से 50-100 लोग बेवकूफ चले ही आएंगे। मेरे भी कुछ मित्रों ने फोन किया, कल नहाने चलोगे? हमने नहीं, पानी आ रहा है हमारे घर में, कोई ऐसी बात नहीं है। समझ में आ गया? चलिए भाई। एक तो नहाने जाओ, उसके बाद फोटो लगाना बहुत जरूरी है। और कुछ लोग तो डोंगी टाइप के बस जाते हैं, टीका का लगवा लेते हैं और फिर फोटो खींच लेते हैं। अब फोन में थोड़ा नजर आएगा नहा रहे थे नहीं नहा रहे थे। खैर, समझ में आ गया सबको भाई? समझ में आ गया? तो घर में नहाना इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बच्चों, और कुंभ मेले में जाना इज कैपिटल बजटिंग। समझ गए? चलिए। सो कैपिटल बजटिंग जब भी आप करें तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है आपको, कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे आपका क्या इफेक्ट आएगा। पता लगा ढेर सारा पैसा आपने लगा दिया लैंड खरीदने में, अब रॉ मटेरियल खरीदने का पैसा ही नहीं है। वॉज इट अ वाइजर डिसीजन? नो। मैकडोनल्ड्स के स्टोर आपने देखे होंगे। क्या इंडिया में सारे स्टोर्स इनके खरीदे हुए हैं बच्चों? नॉट एट ऑल। 99% स्टोर्स आर टेकन ऑन लीज, दैट इज रेंटल अग्रीमेंट होता है, किराए पे लिए जाते हैं। क्योंकि अगर 5 करोड़ रुपए स्टोर पे खर्च कर दिया, रॉ मटेरियल और सेटअप पे खर्च नहीं हो पाएगा। तो बड़े बड़े जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, दे नेवर बाय लैंड, दे ऑलवेज टेक इट ऑन व्हाट चिल्ड्रन? लीज, दैट इज लॉन्ग टर्म रेंटल अग्रीमेंट। समझ में आ गया? So these decisions result in substantial portion of capital funds being blocked, अभी अभी मैंने आपको बताया, and they influence the overall risk of the business। एक बार आपने डिसीजन ले लिया, क्या ये रिवर्सिबल होगा? मान लीजिए गौतम अडानी साहब ने 1000 करोड़ रुपए की जमीन खरीद ली। अब पता लगा रॉ मटेरियल खरीदने के लिए फंड्स की शॉर्टेज हो गई, तो क्या इनका 1000 करोड़ उनको प्रॉफिट देगा? बिल्कुल नहीं देगा। बट अगर गवर्नमेंट बोले जमीन मत खरीदो, 10 करोड़ रुपए में 99 ईयर्स के लिए लीज पे ये जमीन हम तुमको दे रहे हैं, 99 ईयर्स तक अपनी फैक्ट्री यहां पे लगाओ, उसके बाद मन हो तो लगाओ, मन हो तो छोड़ के चले जाओ, और अगर बीच में छोड़े हम एक फूटी कौड़ी भी वापस नहीं देंगे। स्टिल द रिस्क इज ओनली 10 करोड़, बट जमीन खरीदने में कितना रिस्क है? 1000 करोड़। कुछ ऐसा ही है कि आप 12वीं के बाद पढ़ने के लिए कहीं मान लीजिए शहर से बाहर चले गए, तो जिस भी शहर जाएंगे, क्या आपके पापा आपको एक फ्लैट खरीद के दे देंगे वहां पे? कैपिटल बजटिंग, पता नहीं आपका मन लगे कि ना लगे, पता लगा 2 दिन बाद ही आप वापस दौड़ के चले आए। तो भाई कॉलेज की फीस तो अभी मान लीजिए एक ही सेमेस्टर की दी गई है, बट फ्लैट का तो इंस्टॉलमेंट या डाउन पेमेंट या कुछ भी, मोर और लेस पूरा पैसा दे ही दिया गया। क्या उसको बेचना जल्दी से पॉसिबल है? नो। तो पापा वुड प्रेफर कि आप कहाँ पे रहें जब पढ़ने जाए? तो मौसी के घर पे, उनके घर ना रहना, बहुत काम करवाएंगी, दूध अंडा चाउमीन सब मंगवाएंगी। इट इज बेटर टू लिव इन अ हॉस्टल। सुना होगा रिश्तेदार बोलते हैं ना, अरे आपका बच्चा हमारे घर में रह जाएगा, चाइल्ड लेबर का केस हो सकता है। ओके, तो ये काम कभी मत करना, बहुत पते की बात बता रहा हूँ, दो तो लोग ऐसा झेल चुके हैं। तो ऑलवेज प्रेफर टू लिव इन अ हॉस्टल। हॉस्टल में क्या भैया, एक ही महीने किराए का नुकसान है, नहीं पसंद आया कहीं और चले जाओ। समझ में आ गया? तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज कैपिटल बजटिंग? पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज कैपिटल बजटिंग? चलिए, जैसे शादी ब्याह हो गया, ये भी एक तरह का कैपिटल बजटिंग है। और जो लोग आजकल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है। तो यहां पे तो मैं बोलता हूं भैया कैपिटल बजटिंग कर लो, यहाँ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ठीक नहीं है। ओके। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑलरेडी टोल्ड, बताने की जरूरत नहीं कुछ खास इसमें। डे टू डे वर्किंग के लिए जो भी आपको पैसा चाहिए, वंस अपॉन अ टाइम आई वाज थिंकिंग टू बाय अ जेरोक्स मशीन। 3-4 लाख रुपए की थी, तो मैंने कहा खरीद ही लेता हूँ, फोटोकॉपी वाला बड़ा परेशान करता है कभी कभी। खोपड़े में बात गई। तो जेरोक्स मशीन परचेज करें या स्टिल फोटोकॉपी वाले वेंडर की परेशानी झेलते रहें? फोटोकॉपी वाली मशीन की जो मतलब वेंडर की परेशानी है वो झेलते रहे। वंश जी ऐसा बोल रहे हैं कि सर आपने हम लोग बहुत परेशान किया, असाइनमेंट दे देंगे, अब आप भी परेशानी झेलिए। तो मैंने अपने जेरोक्स वेंडर से बोला कि पिंटू भैया मैं सोच रहा हूँ कि मशीन खरीद लूँ। कह रहा हाँ सर बिल्कुल खरीद लीजिए। मैंने कहा तुम्हारा नुकसान नहीं हो जाएगा? कह रहा नहीं सर बिल्कुल नहीं होगा, आप तभी मेरे से जेरोक्स कराएंगे। मैंने कहा तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? कह रहे सर अगर आप जेरोक्स मशीन खरीद लेंगे और जो जेरोक्स करने मेरे को दिन में 4 घंटे से 6 घंटे लगते हैं, वो काम आपको करना पड़ेगा, आप पढ़ाएंगे कब? मैंने कहा हाँ ये बात भी सही है। तो शुड आई बाय अ जेरोक्स मशीन चिल्ड्रन?
और एक बार अगर जेरोक्स मशीन खरीद ली होती तो मैं कायदे से फंस जाता। तो इट इज बेटर कि वेंडर को एंगेज करें और डे टू डे बेसिस पे जितना हम उसको पैसा दे रहे हैं देते रहे। तो अभी वो मेरे से 60 पैसा पर कॉपी पर साइड ऑफ पेज चार्ज करता है, एक पेज आगे पीछे 1 रुपी 20 पैसा। मैं खुद मशीन खरीदूंगा तो हो सकता है कॉस्टिंग मेरी 80 पैसे हो जाए, 40% बढ़ जाए, 1/3 कॉस्ट मेरी बचेगी, बट टाइम है ही नहीं। तो दैट टाइम इफ आई गिव इन सो कॉल्ड टीचिंग तो मेरी अर्निंग्स कहीं ज्यादा हो जाएंगी। बट स्कूल में क्या ये पॉसिबल है सीक्रेसी रीजंस के लिए कि किसी आउटसाइड वेंडर से क्वेश्चन पेपर्स फोटो स्टार्ट कराया जाए? नो। हर बच्चा पास तो हो ही जाएगा, कम से कम टॉप तो नहीं कर पाएगा, उसको तो पढ़ना पड़ेगा, पास हो जाएगा। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रीजंस के लिए स्कूल 4 लाख क्या 50 लाख रुपए खर्च कर देगा जेरोक्स मशीन पे, 2 स्टाफ भी लगा देगा, बिकॉज काम बहुत ज्यादा है। बट क्या मेरे लिए मशीन खरीदना फायदे का सौदा है? तो इस तरह की कैपिटल बजटिंग अप्लाई नहीं करनी चाहिए। गॉट इट क्लियर चिल्ड्रन? फाइनेंसिंग डिसीजंस अभी अभी आपको मैंने बताया था, इस एग्जांपल से आपको समझ में आ रहा होगा सर ये कहां से प्रकट हो गया। भूत प्रेत कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। तो फाइनेंसिंग डिसीजन की बात करें तो किसका डिसीजन आपको सबसे बढ़िया लग रहा है बच्चों? एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड? जेड लिमिटेड का डिसीजन इज अल्टीमेटली बेस्ट। अपने डिबेंचर होल्डर्स को ये इंटरेस्ट भी सबसे ज्यादा दे रहे हैं और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी सबसे ज्यादा दे रहे हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? गूंगे बहरों को छोड़ के बाकी बता सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। डिविडेंड डिसीजन भाई, हाउ मच प्रॉफिट इज अर्न्ड बाय द कंपनी टैक्स पे करने के बाद, दैट इज गोइंग टू डिसाइड कि हम कितना डिविडेंड दे पाएंगे। जितना डिविडेंड हम ज्यादा दे पाएंगे उतना बिजनेस में रिटेन पैसा कम कर पाएंगे। तो 14,40,000 का प्रॉफिट है, 1 लाख शेयर्स हैं, अगर पूरा डिविडेंड दे दिया तो रिटेन कितना करेंगे प्रॉफिट? जीरो। ये तो मैक्सिमम 5 रुपए 33 पैसे दे सकते हैं, 7 रुपए 60 पैसे दे सकते हैं। तो इफ जेड लिमिटेड इज कॉम्पीटिंग विद एक्स लिमिटेड चिल्ड्रन, इनका जितना डिविडेंड देने की औकात है, अगर जेड लिमिटेड पूरा 7 रुपए 60 पैसे डिविडेंड दे भी दे तब भी 6 रुपए 40 सॉरी 80 पैसे बचा लेगा कि नहीं बचा लेगा? तो कल को आप भी जब अपनी कंपनी सेटअप करेंगे तो इक्विटी और डेट दोनों का इन्वेस्टमेंट लीजिएगा, बट ज्यादा प्रोपोर्शन हमेशा किसका रखिएगा? डेट का। तो आपके शेयर होल्डर्स हमेशा हैप्पी रहेंगे। ये वही हो गया पीसीएम विद फिजिकल एजुकेशन। नहीं समझ में आया? पीसीएम विद फिजिकल एजुकेशन की एक सब्जेक्ट की पढ़ाई एटलीस्ट कम करनी पड़ेगी। अब बच्चे कहेंगे सर आप टीचर कॉमर्स के हैं और साइड पीसीएम का ले रहे हैं। अरे कॉमर्स में तो और ही कम पढ़ाई करनी पड़ती है, तो इसके बारे में क्या बोलना। इज दैट क्लियर? कॉमर्स वाले तो अगर 30 दिन उल्लू गधे सुअर की तरह पढ़ लें, मैं चैलेंज करता हूं 85% से कम नंबर आएंगे नहीं। 30 दिन सुअर की तरह पढ़ना पड़ेगा। अब सर सुअर की तरह पढ़ाई क्या होती है? ट्रक के सामने भी आ जाएंगे, ट्रक पलट जाएगी, हम नहीं मरेंगे। ये कैपेबिलिटी होती है सुअर की। तो भगवान से प्रार्थना करिए अगले जन्म मोहे सुअर ही बनाए हो। अरे मेरे को नहीं, मतलब आपको, मैं तो मेहनत कर ही रहा हूं इतनी। चलिए भाई, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स यही हैं जो स्टार्टिंग में हमने टेकअप किए थे, बट कुछ यहाँ पे आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा भाई। एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड्स एट रीजनेबल कॉस्ट, मेरी डेफिनेशन में ये बात पहले ही लिखी है, सही समय पे सही पैसा और ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट पर। इक्विटी पे कोई इंटरेस्ट तो नहीं होता है, बट थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। अगर हमारा कॉम्पिटिटर डिविडेंड दे रहा है अच्छा, तो हमें भी अच्छा डिविडेंड देना पड़ेगा। एंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, पता लगा 400 करोड़ रुपए बोरो तो कर लिया, इसमें से 180 करोड़ बेटी की शादी पे खर्च कर दिया, तो जब आपको रिटर्न करना पड़ेगा अपने फंड्स पे इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी, वो कितने पे रिटर्न करेंगे? 400। 180 करोड़ तो बेटी की शादी पे खर्च कर दिया, बिजनेस में कितना पैसा लगा? 220 करोड़। पीपल लाइक विजय माल्या ऐसा ही किया करते थे। बिजनेस में प्रॉफिट तो थे नहीं, बिजनेस के नाम पे लोन लिया, उस लोन के पैसे से एक्सपेंसिव कार्स, एक्सपेंसिव विलास, फॉरेन ट्रैवल्स, इन सब पे खर्च किया, और अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर आ गया? अपनी कंपनी के ऊपर। और वो पैसा अगर बिजनेस में इन्वेस्ट होता तो एटलीस्ट इट कुड हैव जनरेटेड गुड रिटर्न्स। और फिर अल्टीमेटली क्या होगा? भागा भागा दौड़ा दौड़ा सा। समझ गए? जिनको नींद आ रही है उनके लिए गुड मॉर्निंग बोलता हूं फिर से एक बार। एंश्योर सेफ्टी ऑफ फंड्स प्रोड्यूस बाय क्रिएटिंग रिजर्व्स एंड री इन्वेस्टिंग प्रॉफिट्स। तो यहां पे हमें याद आता है सेक्शन 117C ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो अंडर सेक्शन 117C चिल्ड्रन, इट इज सेड कि जब भी आप डिबेंचर्स इशू करें उनके रीपेमेंट के लिए आप नेसेसरी रिजर्व बनाएं, विच इज कॉल्ड एज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो मान लीजिए मेरी कंपनी ने
50 करोड़ के डिबेंचर इशू किए और ये 10 साल बाद रीपे होने हैं, मैं रीपेमेंट कर दूंगा 50 करोड़ के डिबेंचर का, तो 50 करोड़ का आधा कितना होता है? सब बच्चे बता सकते हैं, इतनी मैथ्स आती है सबको। हाउ मच? 25 करोड़। जो सो रहे हैं उनके लिए फिर से एक बार गुड मॉर्निंग बोल देता हूं। 25 करोड़ रुपए, कुछ लोग मौनी अमावस्या समझ रहे हैं, मौन बैठे हुए हैं। तो 25 करोड़ रुपए आपको अपने प्रॉफिट में से ट्रांसफर करना पड़ेगा एक स्पेशल टाइप ऑफ रिजर्व में, जिसका नाम क्या होगा बच्चों? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। अंडर सेक्शन 117C ऑफ द कंपनीज एक्ट ये रिजर्व आपको क्रिएट करना पड़ता है, सो एज टू एंश्योर व्हाट? सेफ्टी ऑफ फंड्स। इवन जब आप डिबेंचर्स इशू करते हैं, आपको कोई ना कोई असेट क्या करनी पड़ती है? सिक्योर, लैंड एंड बिल्डिंग जैसा कुछ भी। और ये सिक्योरिटी कहां पे होती है भाई? ये सिक्योरिटी होती है डिबेंचर ट्रस्टी के पास। किसके पास? डिबेंचर ट्रस्टी। कौन होता है सर डिबेंचर ट्रस्टी? सेबी को जब आप बोलेंगे कि हमको डिबेंचर इशू करना है, तो सेबी कहेगा आपने डिबेंचर ट्रस्टी किसको बनाया है? तो आप बोलेंगे अरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, इनके पास कोई काम तो है नहीं, बिजनेस तो इनका एचडीएफसी टेक ओवर कर गया है, तो ये बनेंगे डिबेंचर ट्रस्टी। लैंड के कागज इनके पास सिक्योर्ड होंगे, रजिस्ट्रेशन के पेपर्स, ताकि हम बिना डिबेंचर रीपे किए अपनी जमीन बेच के भाग ना जाए। ओके, लाइक दिस यू कैन प्रोवाइड फॉर सेफ्टी ऑफ फंड्स। गॉट इट? सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा कैसे होगा भाई? सही समय पे सही पैसा आपको मिल जाए, फंड्स की जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो एकदम लोएस्ट होनी चाहिए, एंड यू शुड इन्वेस्ट योर मनी इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। तो मेरे पास अगर प्रॉफिट्स बढ़ जाए तो मैं जेरोक्स मशीन खरीद लूं या एडिशनल स्टडी मेटल जेरोक्स करके आपको दे दूं? एडिशनल स्टडी मेटल। तो अभी कुछ दिन पहले मेरे पास ये इकोनॉमिक्स की एक बुक आई थी, तो वाजपेयी साहब की अच्छी किताब लगी, तो मैंने उसमें से इस पीडीएफ बनाया और जेरोक्स करके दे दिया। मैक्रो का मिल चुका है, आईडी का कल मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? It also aims to ensure availability of enough funds whenever required as well as avoiding idle finance। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले कुछ 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा भाई कुछ ज्वेलरी वगैरह खरीदनी है। मैं पूछता रहता हूँ बीच बीच में, थोड़ी कंजूस टाइप की ना, इसलिए पूछ लेता हूँ। ठीक है, और अगर बोले नहीं हाँ बिल्कुल खरीदनी है, अरे मैं पूछू ना कभी, मुंह से कभी जहरी ना उगलू। समझ में आ गया? तो अब शी सेड नहीं नहीं नहीं, अभी तो लिया था करवा चौथ पे, तो अभी कोई जरूरत नहीं है, मतलब ये 1 साल का टॉपअप चल रहा है। तो मैंने कहा फिर इस पैसे को क्या करें बच्चों, फॉरेन ट्रैवल पे खर्च कर दें? नहीं। अब कुछ कहेंगे सर हम कटोरे लेके आ रहे हैं हमको दे दीजिए। अरे इन्वेस्टमेंट की बात है, भीख देने की बात नहीं है। तो इस पैसे को मेरे को लगा कि क्या करना चाहिए, स्टॉक मार्केट तो बड़ा वोलेटाइल चल रहा है भाई, भरोसा कुछ है नहीं, कल और नालायक गिर गया 1050 पॉइंट। तो कोई टेंशन की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, अपना तो एसआईपी में लगा है। तो बाजार गिरता है 1-1.5%, हमारा नुकसान बहुत कम ही होता है, क्योंकि हमारा ज्यादा पैसा शॉर्ट टर्म में, अरे शॉर्ट टर्म कह रहा हूँ, स्मॉल कैप और मिड कैप में है, और जो ज्यादा गिर रहा है वो लार्ज कैप गिर रहा है। क्यों? अब बड़ी बड़ी कंपनीज, रिलायंस, अडानी एंड ऑल दैट, जिनको नुकसान हो रहा है, खैर वो सब बातें बात की हैं। तो ये जो सरप्लस फंड है, तो मैं बैंक गया और बैंक में क्या करा दिया इस पैसे का? एफडीआर। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो आपको ये देखना है कि जब भी आपके पास सरप्लस फंड्स हो, कहीं ना कहीं इसको इस्तेमाल कर लें। खोपड़े में बात गई। पहले सोचा था कि कुंभ मेले में स्टॉल लगा लें या टेंट सिटी बनवा दें, जैसे बाकी लोग बनवा के बेवकूफ बन रहे हैं। मेरी को थोड़ा मोदी जी से, अडानी जी से जान पहचान है, जो कुंभ मेले का नुकसान कहीं ठेके से प्रॉफिट दिलवा देगा मेरे को। इज दैट क्लियर? चलिए, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, बैलेंस शीट एंड पीएल, ये आपको देखनी पड़ेंगी। और इसका अगेन एक एग्जाम्पल आपको उसी चीज से मिलेगा जो अभी मैं आपको दिखा रहा था, कि कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड दे पाएगी। समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया? चलो, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम किस नाम से पहचानते हैं बच्चों? इन्वेस्टमेंट डिसीजन दो तरह के हैं, लॉन्ग टर्म इज नोन एज व्हाट? कैपिटल बजटिंग। और शॉर्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? बताइए बताइए बताइए, अभी भी पढ़ा है भी आपने? अरे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो रहे हैं लोग लगता है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स विच विल डिटरमिन कि हमें लॉन्ग टर्म में कितना पैसा चाहिए? अगर हमारा कैश फ्लो रेगुलर है एंड फ्रीक्वेंट है, तब तो हम मशीन में पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। भाई पैसा आ रहा है, कोई बात नहीं, आज मशीन में लगा दो, 2 महीने में आ जाएगा। बट अगर आपको पता है कि आप एक पार जनरेशन डैम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, क्या 10-20 लाख रुपए में हो जाता है? नो। फॉर एग्जाम्पल, द कॉस्ट इज 4,000 करोड़। सिर्फ और सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन और इक्विपमेंट की कॉस्ट है। जिस पर्टिकुलर रिवर एम्बैंकमेंट में बनेगा, वो तो अभी पैसा ही नहीं जोड़ा उसका। तो सरकार से कहेंगे भाई रिवर एम्बैंकमेंट थोड़ा लीज पे दे दो, 200 साल के लिए, 1000 साल के लिए,
हम बाकी का 4,000 करोड़ खर्च कर देंगे। और अब आपको लग रहा है कि भाई ये कंस्ट्रक्शन होने में कम से कम 5 साल लगेगा, देन पावर जनरेशन विल स्टार्ट। तो एटलीस्ट 6 साल से पैसे पहले तो एक फूटी कौड़ी भी आपको नहीं मिलेगी। तो यू शुड बोरो फंड्स, लॉन्ग टर्म फंड्स, एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट और लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट चिल्ड्रन। लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि पैसा काफी दिन के बाद आएगा। बट अगर आपको शुगर मिल लगानी है और आपको पता है 3 महीने के अंदर शुगर मिल में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो अगर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी फंड्स बोरो करने सिर्फ 3 महीने के लिए, फिर तो शुगर मिल में शुगर की प्रोसेसिंग, गन्ने की प्रोसेसिंग करके पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जहां पे कैश फ्लो बहुत देर बाद आना है, तो वहां पे क्या आप हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फंड्स बोरो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और जहां पे आपको लगा है तो 3 महीने बाद पैसा आ जाएगा, तो भाई 3 ही महीना तो झेलना है, उसके बाद नहीं झेलना। रेट ऑफ रिटर्न, अगर मैं बात करूं कि भाई आप नॉर्थ इंडिया में थोड़े लोअर एंड पे रहते हैं, यूपी में, एमपी में या राजस्थान में, जहां पे ज्यादा ठंड नहीं होती है, तो क्या ठंड के लिए ढेर सारे कपड़े खरीदने की जरूरत है? नॉट एट ऑल। बट अगर मान लीजिए कि आप रहते हैं बेंगलुरु में या मुंबई में, बिल्कुल भी ठंड नहीं पड़ती, प्लस आपके रिलेटिव्स रह रहे हैं मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर में, तो अगर आपको उनको जनवरी फरवरी में विजिट करना है तो यू नीड विंटर क्लोथ्स। अब आपको उनको विजिट करना है 5 दिन के लिए, क्या स्पेशली विंटर क्लोथ्स खरीद के लाएंगे 5 दिन? नो, आप कहेंगे हम अप्रैल में आ जाएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। बट अगर परमानेंट आप मुंबई से शिफ्ट हो गए हिमाचल प्रदेश, यू विल बाय और यू वोंट बाय विंटर क्लोथिंग? यू विल बाय, बिकॉज अब आप परमानेंटली आ चुके हैं। तो ये कैपिटल बजटिंग हो गया। रेट ऑफ रिटर्न, अगर आपके प्रोजेक्ट बिजनेस में रेट ऑफ रिटर्न रिस्क के हिसाब से बहुत ज्यादा है, तो आप हायर कॉस्ट पे फंड्स बोरो नहीं करेंगे। बट अगर रिस्क बहुत कम है तो आप फंड्स बोरो कर लेंगे। मेरे पास दो चांसेस हैं। मेरे को एक आइडिया मिला किसी इंस्टीट्यूट में कि मैं टीचर की तरह काम करूं, और वहां पे मेरे को मान लीजिए 1 करोड़ रुपए साल भर का रेमुनरेशन मिल जाए, या अपना इंस्टीट्यूट सेटअप कर लूं 10 करोड़ रुपए लगा के। इज दैट क्लियर? तो कहां पे रिस्क ज्यादा है बच्चों? टू गेट हायर्ड एंड अर्न 1 करोड़, और टू सेटअप वन ओन इंस्टीट्यूशन एट 10 करोड़? बताइए बताइए, कहां पे रिस्क ज्यादा है? भाई अपने इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने में रिस्क ज्यादा है, बट कहीं पे जॉब करने में रिस्क कंपेरेटिवली कम है। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कितना रिस्क आप झेल सकते हैं। तो गौतम अडानी साहब ने यूएस में विल्बर के साथ जॉइंट वेंचर किया था। उनको नहीं पता था कि डोनाल्ड ट्रंप, प्यार से मैं डोनाल्ड डक बोलता हूं, डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे तो एलन मस्क साहब को ज्यादा फेवर करेंगे। अगर उनको ये बात पता होती तो क्या सैकड़ों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यूएस में करते? नहीं करते। मैंने मना किया था उनको, बट मेरी बात नहीं सुनी उन्होंने। सुनी तो थी, मानी नहीं, मतलब कान तो है उनके, बहरे थोड़ा है। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, तो भाई कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप क्या चेक करते हैं? कितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट उस बोरोइंग पे कितना है, कैश फ्लो कितना होगा, कितनी जल्दी पैसा आएगा और कितना आएगा, एंड फाइनली व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न। ये सारी बातों को देख समझ के ही यू शुड इन्वेस्ट मनी इन प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। तो इफ somebody says open a new center at a place which is very far off from your home, तो भाई मैं कहूंगा नहीं, मेरे पास कोई टीचर तो है नहीं पढ़ाने के लिए, मेरे को उस सेंटर में जाना पड़ेगा, तो टाइम लैग ज्यादा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। लास्ट 2 साल मेरा कोटा काफी चक्कर लगता रहा, सन वॉज स्टडिंग देयर। तो कोटा का जो इंजीनियरिंग का वर्ल्ड है, दैट इज कॉल्ड एज न्यू राजीव गांधी नगर, और सिंपली राजीव गांधी नगर इंस्ट्रूमेंटेशन कॉलोनी। तो वहां पे एलन वालों की लगभग 7-8 बिल्डिंग्स हैं, और सारी की सारी बिल्डिंग्स उनके मेन ऑफिस से विद इन 10 मीटर्स टू 600 मीटर्स, आप रफली बोल सकते हैं आधे किलोमीटर के अंदर सारी बिल्डिंग है। अब उन्होंने बिल्डिंग्स दूर दूर क्यों नहीं रखी? सर ताकि स्टूडेंट्स को दूर ना पड़े। अरे किसी एक स्टूडेंट की क्लास तो एक ही बिल्डिंग में चलेगी ना, बंदर की तरह थोड़ा 4-4 बिल्डिंग लपकता रहेगा। उस बिल्डिंग में फिजिक्स की क्लास है, इधर केमिस्ट्री क्लास है, ऐसा तो होगा नहीं। टीचर्स जो है वो बिल्डिंग ए में भी पढ़ाते हैं और बिल्डिंग बी में भी और बिल्डिंग सी में भी। तो अगर किसी टीचर का एक लेक्चर 7 बजे से 8:15 है और दूसरा लेक्चर मान लीजिए 8:30 से है, तो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग का ट्रैवल टाइम हार्डली 5 to 7 मिनट्स है। इज दैट क्लियर? तो वो वॉक करके इजिली जा पाए। दैट्स वाई बिल्डिंग्स आर सो कॉल्ड एसोसिएटेड वेरी क्लोज। आपने स्कूल में देखा होगा, क्या एक ही स्टाफ रूम है आपके पूरे स्कूल में? नो, हर ब्लॉक में आपको एक स्टाफ रूम नजर आएगा। तो जिस टीचर की जहां पे क्लासरूम होगी, वो मतलब जहां क्लास होगी जिस बिल्डिंग में, वो उसी स्टाफ रूम में बैठेगा या बहुत दूर बैठेगा? अच्छा है, दूर से आने में टाइम लगेगा, थोड़ी क्लास ऐसी बीत जाएगी। कैसा होगा? क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। तो क्यों क्लासरूम के बगल में स्टाफ रूम रखा जाता है? रीजन इज कि अप्रोच थोड़ी फास्ट हो जाए।
तो इसीलिए स्कूल पैसा खर्च करता है, हर बिल्डिंग में, हर ब्लॉक में एक स्टाफ रूम बना देगा। वही चीज यहाँ पे भी है चिल्ड्रन। तो आपको चेक करना पड़ेगा पैसा कितना लग रहा है। उस पैसे को जब आप बोरो करते हैं, चलिए मान लीजिए आपका अपना भी पैसा है, देन टू बिजनेसमैन कंसिडर्स कि 100 करोड़ रुपए जो मैं अपना लगा रहा हूं, हैड इट बीन बी बोरोड, 12% का इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ता। तो भैया 12% तो अपनी लागत में जोड़ ही लो कि इतनी कमाई तो हमें चाहिए ही चाहिए। समझे इस बात को? एंड पैसा आएगा कब एंड व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे कुछ टेक्निक्स होती हैं, सिलेबस में नहीं है, बस इनका नाम रट लीजिए, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे बिजनेस फाइनेंस में। पे बैक पीरियड, एनपीवी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दीज आर सर्टन टेक्निक्स, बस इनके नाम रट लीजिएगा। एंड आई होप सो कि आपने शायद अपने स्कूल में भी इनको पढ़ा नहीं होगा। कभी समय मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि ये एनपीवी और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वगैरह होता क्या है। ओके, चलिए। सो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग योर फाइनेंसिंग डिसीजन चिल्ड्रन? सर अभी क्या पढ़ा था? अभी आपने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बजटिंग। फाइनेंसिंग डिसीजन, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिबेंचर्स पे 6% हो और आप जैसी कंपनीज 15% के आसपास डिविडेंड पे कर रही थी, तो आप एडिशनल फंड्स डिबेंचर्स के थ्रू बोरो करेंगे बच्चों, या इक्विटी शेयर्स के थ्रू? गूंगे बैरों को छोड़ के बाकी बता सकते हैं। यू विल बोरो फंड्स बाय इशुइंग डिबेंचर्स और बाय इशुइंग शेयर्स। काहे डिबेंचर्स भाई? इस पे आपको देना पड़ेगा पब्लिक को, इन्वेस्टर को कितना? 6%। कॉम्पिटिटर 15 दे रहा है, तो क्या आप 15 से कम दे सकते हैं? लोगों का फेथ, विश्वास उठ जाएगा आपकी कंपनी से। तो सर ये 2.5 किलो का हाथ हो गया, एक बार पड़ता है तो इंसान उठता नहीं, उठ जाता है? नहीं नहीं, वो नहीं है। तो डिविडेंड देना पड़ेगा 100 करोड़ की कैपिटल पे 15%, इंटरेस्ट देना पड़ेगा 100 करोड़ के डिबेंचर पे 6%। व्हाट इज चीपर? व्हाट इज चीपर? बताइए बताइए बताइए। डिबेंचर चीपर है कि शेयर चीपर है? मौन व्रत वाले बोल सकते हैं, गूंगे बहरे को छोड़ के सब बोल सकते हैं। क्या चीपर है शेयर। भाई? शेयर चीपर है कैसे? डिबेंचर्स। 15% और डिबेंचर पे 6%, क्या चीपर है? एक काम करिए, क्लास 1 की मैथ्स की कोचिंग ले लीजिए मेरी डॉटर से, उसको काउंटिंग आती है। चीनो 6 इज स्मॉलर देन 15। तो बताइए 6% पे फंड्स बोरो करें या 15% पे? कुछ लोग लगता है सवेरे सवेरे गैया की पूंछ उड़ा के लेट गए थे पीछे, मुंह में गोबर चला गया तो कंडी बन गई पूरी पूरी, वो बोल नहीं पा रहे हैं। फिर से बोलिए, 6% बेटर है कि 15%? हाँ अब लग रहा है जग गए हैं। चलो, तो ये बात सबको समझ में आ गई। रिस्क, रिस्क कंपनी के लिए कहां पे ज्यादा है बच्चों? कंपनी अगर डिबेंचर इशू करे उसमें रिस्क ज्यादा है, या कंपनी शेयर इशू करे उसमें रिस्क ज्यादा है? डिबेंचर्स में रिस्क ज्यादा है कंपनी के लिए। कैसा रिस्क है भाई? कुछ भी हो जाए, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट तो रीपे करना ही करना है, ना डिविडेंड पे करने की गारंटी, ना रीपेमेंट की गारंटी। तो कंपनी अगर रिस्क कम लेना चाहती है, इट शुड गो फॉर इक्विटी। और अगर कंपनी रिस्क ले सकती है, सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, सफिशिएंट कैश फ्लोज हैं, रेगुलर पैसा आता रहता है, दे शुड गो फॉर व्हाट? डिबेंचर्स। समझ में आ गया? तो अ टेलीकॉम कंपनी, जहां पे लोग हर महीने रिचार्ज तो कराएंगे ही कराएंगे, बिल्स पे करेंगे ही करेंगे, इट्स अ रेगुलर इनकम और इरेगुलर इनकम चिल्ड्रन? रेगुलर, तो दे कैन फाइनेंस देयर रिसोर्सेज बाय इशूइंग मोर डिबेंचर्स। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके स्टेट्स को देते हैं। यूपी वाले तो पैसा दे देंगे, बिहार वाले भी दे देंगे, दिल्ली वाले तो फोकट में बिजली बेचते हैं। तो एनटीपीसी किसको बिजली देता है भाई? सबको देता है। दिल्ली गवर्नमेंट से काफी रिस्क है, दिल्ली गवर्नमेंट से काफी रिस्क है, क्योंकि फ्री में बत्ती देनी है, पता नहीं टाइम पे बिल का पैसा मिले चाहे ना मिले। तो इफ आई से कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को पिछले 3 साल से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली या दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई बोर्ड ने पेमेंट ही नहीं किया पूरा, यूपी रेगुलर पेमेंट करता है, बिहार एमपी रेगुलर पेमेंट करते हैं, तो क्या एनटीपीसी अगर सिर्फ दिल्ली इलेक्ट्रिक बोर्ड को अगर बिजली दे और रेगुलर इनकम ना हो, क्या वो डिबेंचर इशू कर सकते हैं? नो। अगर डिबेंचर इशू किया तो इंटरेस्ट पे करने के लिए उनके पास पैसा होगा ही नहीं। दे विल गो फॉर व्हाट? फॉर एक्सपेंडिंग देयर रिसोर्सेज, इक्विटी। बट अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहां पे आपको रेगुलर इनकम होती है, तो यू कैन इशू डिबेंचर्स। इन्वेस्टर की अगर हम बात करें, खैर ये हम बिजनेस स्टडीज या कॉमर्स की क्लास पढ़ने, अगर अकाउंटिंग होता तो रिस्क इन्वेस्टर का कहां पे कम है? डिबेंचर में। कुछ भी हो जाए, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल तो रीपे होगा ही होगा। और कहां पे ज्यादा है भाई? इक्विटी में। खोपड़े में बात गई?
फ्लोटेशन कॉस्ट, जनरली शेयर्स के कंपैरिजन में अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, प्रोस्पेक्टस इशू करना, तो इक्विटी शेयर्स में फ्लोटेशन कॉस्ट जो होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है कि ज्यादा होती है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। डिबेंचर के केस में आपको पब्लिक को ज्यादा पंप अप करने की जरूरत नहीं है। पब्लिक को पता है कि भाई इंटरेस्ट तो मिलना ही मिलना है, कोई ज्यादा नुकसान वाला इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इजिली पब्लिक कहां पे पैसा इन्वेस्ट कर देगी बच्चों, डिबेंचर्स में या इक्विटी में? डिबेंचर्स में। इक्विटी के लिए काफी आपको प्रोपोगेट करना पड़ेगा, काफी आपको लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा। तो इक्विटी इशू करने में कॉस्ट इज वेरी हाई, दो दो चार चार पांच पांच बार एडवर्टाइजमेंट देना पड़ सकता है। डेट में एक छोटा सा नोटिफिकेशन दे दीजिए, अपने आप चले आते हैं। क्यों? बिकॉज यहां पे अट्रैक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रोमिस्ड पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल होता है। खोपड़े में बात गई सबके, समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? कैश फ्लो पोजिशन, इफ योर कैश फ्लो पोजिशन इज वेरी 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 स्ट्रांग, you can timely repay interest and principal, always go for debt. और अगर कैश फ्लो पोजीशन बड़ी ही वीक है, देन यू शुड इशू व्हाट चिल्ड्रन? इक्विटी, क्योंकि यहां पे आपको ना डिविडेंड देना है ना आपको प्रिंसिपल रीपे करना है। इफ यू विश कि आपकी कंपनी का कंट्रोल शेयर होल्डर्स के हाथ में ही रहे, तो मोस्ट ऑफ द मनी शुड बी इन्वेस्टेड बाय इशूइंग व्हाट? शेयर्स, एंड लीस्ट इन द फॉर्म ऑफ डेट। अगर आपका 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है कैपिटल एम्प्लॉयड में, जिसमें से 80 करोड़ का डेट है, तो वो दिन दूर नहीं जब डिबेंचर होल्डर्स कोर्ट में जाएंगे और बोलेंगे जज साहब जब हमारा ही ज्यादा पैसा लगा है तो भैया हम ही को शेयर होल्डर डिक्लेयर कर दो, और ऐसा शेयर होल्डर जिसके पैसे कुछ साल बाद वापस लौटेंगे। या अगर शेयर होल्डर नहीं भी डिक्लेयर करना चाहते, आर इन्वेस्टमेंट इज 80% इन द कंपनी, हमको जनरल बॉडी मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कॉल करना चाहिए, शेयर होल्डर्स को कॉल नहीं करना चाहिए। फंडामेंटल वेंट वेल। तो अगर आप चाहते हैं कि कंट्रोल डाइल्यूट ना हो, डू नॉट इशू मोर ऑफ डिबेंचर्स। अगर आप चाहते हैं कि डिविडेंड का बढ़िया इनकम लोगों को मिलता रहे, तो भैया फिर डेट ही इशू करो, क्योंकि अगर आपने शेयर्स इशू किए तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। बट अगर उस प्रपोर्शन में आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ा, ध्यान से सुनिएगा बात, मान लीजिए 100 करोड़ का शेयर कैपिटल है आपके पास एंड योर प्रॉफिट इज 25 करोड़, तो 25% आप डिविडेंड बांट सकते हैं। अगर आपने शेयर इशू करके अपना शेयर कैपिटल बच्चों 400 करोड़ का कर लिया, जिससे प्रॉफिट आपका 50 करोड़ का हुआ, क्या आप उतना अच्छा डिविडेंड अभी भी दे पाएंगे? नो। योर इन्वेस्टमेंट हैज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, बट योर प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड ओनली 2 टाइम्स। तो अगर आप चाहते हैं कि डिविडेंड डाइल्यूट ना हो जाए, तो आपको क्या इशू करना चाहिए? डिबेंचर। बिकॉज शेयर इशू करेंगे तो बढ़ा हुआ प्रॉफिट कहीं बहुत ज्यादा बढ़े हुए शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दोनों बातें समझ में आ गई? दोनों बातें समझ में आ गई? चलिए, लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट तो देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, वेराज डिविडेंड देने की हमारी कोई खास रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी नहीं होती है। तो इंटरेस्ट और डिविडेंड में विच साउंड्स टू बी मच मोर बर्डनसम? अच्छा हिंदी में बोल दूं? अच्छा अंग्रेजी समझ में आती है, वेरी गुड। इंटरेस्ट बर्डनसम है। इंटरेस्ट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट हो चाहे ना हो, ज्यादा हो कम हो कुछ हो, इंटरेस्ट देना ही देना है। व्हाट कैन स्टिल बी अवॉइडेड? डिविडेंड अवॉइड हो सकता है। तो अगर आपके प्रॉफिट्स हाई हैं, इशू डिबेंचर्स एंड पे इंटरेस्ट। प्रॉफिट्स लो हैं, इशू शेयर्स एंड हैव द रिलीफ फ्रॉम पेइंग व्हाट चिल्ड्रन? डिविडेंड। समझ में आ गया? कैपिटल मार्केट आजकल बड़ा खतरनाक चल रहा है। सर कैसा खतरनाक? कभी भी बढ़ जाता है कभी भी घट जाता है। तो लोग डरे सहमे हैं या दे आर हैप्पी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट दीज डेज चिल्ड्रन? बड़े डरे सहमे हैं। समझ में आ गया? तो अब अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ लेके आ जाए, क्या लोग सब्सक्राइब करेंगे? भैया जय माता दी। अभी जो पैसा लगाया था वही डूब गया है, वही नीचे जा रहा है। थोड़ा बड़े कॉन्फिडेंस आए तो वी विल इन्वेस्ट। तो जब कैपिटल मार्केट बूम करता है, तब आपके लिए शेयर इशू करना बड़ा आसान है। अगर आपने अपने मोहल्ले में सुन लिया कि 50 दोस्त यार, भाई बहन, बड़े छोटे सीए कर रहे थे, इसमें से 90% फेल हो गए हैं, तो आप सीए करेंगे? आपके अंदर एक डर बैठ जाएगा। बट कोई बात नहीं, 10% तो पढ़े लिखे होंगे, वो तो पास हो गए हैं, हम सीए अवश्य करेंगे। तो खैर ये अपनी अपनी बात है। तो जब आप देखते हैं 8-10 न्यूज लगातार देख लें गाड़ियों के एक्सीडेंट की, तो हो सकता है कि आप अपने बेडरूम से ही बाहर ना निकलें। इज दैट अंडरस्टूड? तो जब आपको लगता है कि अगल बगल 50 लोग चिकन चाउमीन खाने से मर गए, राम 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 राम, आज तो ट्यूसडे है,
आप भी चिकन चाउमीन खाना छोड़ देंगे। और जब आपको लगा 10 लोग प्रोटीन शेक पी के कॉमर्स के पेपर में पास हो गए, तो आप भी प्रोटीन शेक पीना स्टार्ट कर देंगे। तो ये है स्टेट ऑफ द मार्केट। तो जब कैपिटल मार्केट काफी बूम पे जाता है, पीपल विल इजीली सब्सक्राइब फॉर इक्विटी शेयर्स इन एन आईपीओ। बट जब कैपिटल मार्केट थोड़ी मंदी में जा रहा हो, तो कंपनी को पंगा नहीं लेना चाहिए और लोगों को क्या बेचना चाहिए? गलत जवाब, डिबेंचर नहीं, कन्वर्टेबल डिबेंचर। कौन सा डिबेंचर? कन्वर्टेबल, जिसको कुछ साल बाद कन्वर्ट किस में कर देंगे भाई? शेयर्स में। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? सास का ईसीजी करा दो, सब ठीक हो जाएगा। घर में सास का ईसीजी करा दो, सब ठीक हो जाएगा। चलिए, डिविडेंड कैसे देंगे? पहला भरोसा, अर्निंग्स हाई है और रेगुलर है, बढ़िया डिविडेंड। लो है और पुअर है, घटिया डिविडेंड। अर्निंग्स आर स्टेबल, डिविडेंड वुड बी स्टेबल। कभी बहुत ज्यादा अर्निंग हुई, कभी हुई नहीं, तो जिस साल अर्निंग होगी उस साल डिविडेंड देंगे, जिस साल अर्निंग नहीं होगी उस साल डिविडेंड नहीं देंगे। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स, अगर कैश फ्लो स्टेबल है, रेगुलर इनकम आ रही है, तो डिविडेंड्स भी क्या होंगे बच्चों? स्टेबल होंगे। आपके पापा बिजनेस करते हैं, क्या गारंटी है हर महीने सेम सेल्स हो? क्या गारंटी है हर महीने सेम रेवेन्यू आए? क्या गारंटी है हर महीने सेम प्रॉफिट आए? तभी तो बोलते हैं बिजनेस इन्वॉल्व्स व्हाट? रिस्क। तो हो सकता है मम्मी ने मार्च के महीने में पापा को बोला, ये सुनते हो जी? पापा कहेंगे तुम्हारी तो सुन रहा हूं, और किसकी सुन रहा हूं? मेरी औकात है मैं दूसरे किसी की सुन लूं? इज दैट क्लियर? हमें वो मौसी के बेटे की शादी है ना, तो एक 9 लाख हार देना है। पापा ने कहा मार्च का महीना बैंड बजिए, टैक्स वैक्स देना है, शादी को पोस्टपोन कर दो जून के महीने में। इज दैट क्लियर? बट अगर कोई जॉब में है, गरीब मान लीजिए, जॉब वाले गरीब ही होते हैं जनरली, वहां बोला जाए 2 पैकेट चूरन खरीदना, अरे खरीद लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो जॉब के केस में अर्निंग्स आर स्टेबल, बट बिजनेस में अर्निंग्स आर नॉट स्टेबल। तो मान लीजिए कि इस साल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ है, तो दे विल गिव डिविडेंड। अगले साल भी अच्छा प्रॉफिट होगा, उसके अगले साल भी। पिछले 5 साल से बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, तो डिविडेंड भी बढ़िया दिया जा रहा है। 6th ईयर में बहुत बढ़िया प्रॉफिट नहीं हुआ, क्या कंपनी डिविडेंड दे पाएगी? नॉट एट ऑल। तो डिविडेंड तभी तक स्टेबल रहेगा जब तक है जान, जब तक सूरज चांद रहेगा डिविडेंड तेरा नाम रहेगा। तो डिविडेंड कब तक स्टेबल रहेगा भाई? जब तक प्रॉफिट से अर्निंग स्टेबल रहेंगी। कैश फ्लो पोजीशन, रेगुलर कैश आ रहा है, बढ़िया कैश आ रहा है, तो डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। मंदी चल रही है बाजार में, कैश अच्छा नहीं आ रहा, डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। कोविड टाइम में वॉज कैश फ्लो गुड फॉर कंपनी? चिल्ड्रन, बिजनेसेस ही बंद पड़े हुए थे, तो डिविडेंड भी पुअर था। कंपनी को लग रहा है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, दे विल री इन्वेस्ट मनी इन न्यू बिजनेसेस, और दे वुड नॉट री इन्वेस्ट मनी। दे वुड री इन्वेस्ट, तो डिविडेंड कम देंगे कि ज्यादा देंगे भाई? कम। शेयर होल्डर्स अगर मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और बोलते हैं कि भाई इन्वेस्ट करो पैसा बिजनेस में, अभी हमें डिविडेंड मत दो, तो व्हाट कंपनीज वुड डू? कंपनी री इन्वेस्ट करेंगी और डिविडेंड नहीं देंगी। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट का डिविडेंड से सर क्या लेना देना है? बहुत ही आसान है भाई। अगर कंपनी को लग रहा है कि आपके पास फंड्स की शॉर्टेज है, आई रिपीट, फंड्स की शॉर्टेज है, और लोग आईपीओ में आपका शेयर खरीदें, तो आपको एक खेल करना पड़ेगा। पहले आपको इस साल पब्लिक को अच्छा डिविडेंड देना पड़ेगा, जिससे पब्लिक का फेथ आपकी कंपनी में और बढ़े। जब वो फेथ बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली आप जब आईपीओ लेके आएंगे, तो आपकी पुरानी रेपुटेशन एनकैश होगी। अरे सर ये तो वैसा ही हो गया, इलेक्शन से पहले मोदी जी ने मंदिर का उद्घाटन कर दिया था। इज दैट क्लियर? हाँ एग्जैक्टली वैसा ही है। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई भाई। चलिए, स्टॉक मार्केट का रिएक्शन, अगर मार्केट बूम में जा रहा है, आईपीओ में शेयर बिक जाएगा। और जब आप डिविडेंड इशू करते हैं, जो शेयर होल्डर्स आपके हैं उनको तो डिविडेंड आपने दिया, जो नहीं है वो बेचारे मायूस हो गए, काश हमारे पास भी शेयर होता, वी कुड हैव अर्नड डिविडेंड। वो क्या करेंगे अब? सर वो हमारी कंपनी का शेयर खरीद लेंगे। खरीद लेंगे बच्चों, तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। तो जिन शेयर होल्डर्स के पास शेयर्स हैं, डिविडेंड भी कमा चुके हैं, और जब उन्होंने देखा कि नए लोग शेयर्स खरीदने आ रहे हैं मार्केट में, तो डिविडेंड कमाने के बाद शेयर्स की जब डिमांड बढ़ी हुई है, वो हाई प्राइस पे शेयर बेच के निकल लेंगे। तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी क्या हो गई भाई? मैक्सिमाइज। तो जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, व्हाट हैपेंस? स्टॉक मार्केट में उस शेयर की प्राइस पे थोड़ा बूम आता है। जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली होती है, तब भी उस स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज डेट है 14 जनवरी, और हमें पता है कि कंपनी
14 अप्रैल को डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। किस डेट को? 14 अप्रैल। और लगभग 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं, आपने आज से पहले शायद ही सुना होगा, बुक क्लोजर पीरियड। व्हाट डिड आई से चलन? ये क्या होता है सर? कंपनी को जब डिविडेंड अनाउंस करना होता है तो कंपनी को ये पता होना चाहिए हमारा शेयर होल्डर कौन है। हर दिन शेयर किसी इंसान को बिक रहा है, एक दिन में 4 4 बार शेयर बिकता है, तो क्या कंपनी के लिए इजी है पहचानना? तो कंपनी को पता है, आपको भी पता है, एक अंदाजा है, एग्जैक्ट नहीं है। 14 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है कभी भी। तो कंपनी ने अनाउंस कर दिया 10 अप्रैल बुक क्लोजर डेट। व्हाट? बुक क्लोजर, कि 10 अप्रैल के बाद जो भी शेयर खरीदेगा हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। जिसके पास 10 अप्रैल को शेयर होगा हम उसे अपना शेयर होल्डर मानेंगे। किसे शेयर होल्डर मानेंगे? जिसके पास शेयर 10 अप्रैल को होगा। तो कंपनी ने 14 अप्रैल को डिविडेंड अनाउंस किया। 14 तारीख को शेयर आपके पास था, बट 10 तारीख को मेरे पास था। तो 10 तारीख को बुक क्लोजर अनाउंस हो गया। बुक क्लोजर का मतलब बुक्स क्लोज्ड है, शेयर होल्डर का नाम रिकॉर्ड अब नया नहीं होगा। और ये बुक क्लोजर सर एंड कब होगा? बुक क्लोजर एंड होगा, मान लीजिए, ऑन 19 अप्रैल। तो ट्रेडिंग होती रहेगी स्टॉक मार्केट में, वो सब कुछ नहीं रुकेगा। बट whosoever possesses the share on 10th April, we will consider him or her as our शेयर होल्डर, और उसे हम 14 तारीख को जब डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो उसे ही देंगे। कंपनी दूसरे पर्सन का नाम कब रजिस्टर करेगी? 20 तारीख को। कब रजिस्टर करेगी? तो मान लीजिए कि भाई 10 तारीख को मेरे पास शेयर था, 11 को मैंने मुकेश अंबानी जी को शेयर दिया, 12 को उन्होंने वंश जैन जी को शेयर दे दिया, 13 तारीख को हमारे मालविया भाई को शेयर दे दिया, 14 तारीख को शेयर रचित गौड़ जी के पास पड़ा हुआ है, स्टिल डिविडेंड उसी को मिलेगा हु हैज द शेयर ऑन 10th April। इज दैट क्लियर? 19 तारीख को मान लीजिए नमन भाई के पास शेयर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 20 तारीख को कंपनी नमन बजाज जी का नाम नोट कर लेगी एज अ न्यू शेयर होल्डर। इज दैट अंडरस्टूड? तो डिविडेंड वाली डेट को जिसके पास भी शेयर होगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बुक क्लोजर जब स्टार्ट हुआ उस दिन जिसके पास शेयर होगा दैट वुड बी द पर्सन टू गेट डिविडेंड। इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो जनरली जब बुक क्लोजर स्टार्ट होता है उसके कुछ दिन पहले से ही ये न्यूज आने लग जाती है कि कंपनी अच्छा डिविडेंड देगी, तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है बच्चों? उसका प्राइस बढ़ने लग जाता है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? टैक्सेशन पॉलिसी, जनरली डिविडेंड पे पहले टैक्स नहीं लगता था, अब लगने लग गया है। तो इंटरेस्ट जो होता है उस पे टैक्स, आई रिपीट चिल्ड्रन, उस पे टैक्स आपकी कंपनी काट के आपको देती है। शेयर होल्डर्स पे कुछ केस में डिविडेंड में कंपनी टैक्स काट के आपको देगी, कुछ केस में आपको खुद पे करना पड़ेगा। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड वेल? समझ में आ गया भाई सबको? चलिए, सो पीपल अंडरस्टूड दिस। तो अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन फाइनेंशियल प्लानिंग। गॉट इट क्लियर? फाइनेंशियल प्लानिंग में तो आसान चीजें कुछ खास है नहीं। कैपिटल स्ट्रक्चर का मैं ये बेसिक सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3 सब बच्चों को नजर आ रहा है। ऑलरेडी XYZ लिमिटेड के नाम पे हम इसको पढ़ चुके हैं, बट इसमें हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने के लिए क्या फॉलो करना है, फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल के लिए व्हाट आर द फैक्टर्स, तो अगले लेक्चर में दिस विल गेट ओवर चिल्ड्रन। ओके, चलिए इसी के साथ हमारा लेक्चर होता है आज का समाप्त।